एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12th में जितने सारे स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और जितने सारे स्टूडेंट बायो से हैं उन सभी के लिए हम लोग चैप्टर वाइज PYQ आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी प्रत्येक चैप्टर में से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, सारे क्वेश्चन को जो पूछे जा चुके हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि बोर्ड में क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी बुक में जो ये चैप्टर है वो तो हटा दिया गया है, लेकिन कुछ दिन पहले जो बोर्ड का जो एग्जाम जो लिया गया था स्कूल में जो होता है मंथली, है कि नहीं, तो उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम लोग जितने सारे टॉपिक है उन सभी को लेते हुए चलेंगे ताकि अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग को परेशानी ना हो। ठीक है, और अधिकांश ये चांस रहता है कि पूछा हुआ क्वेश्चन ही रिपीट होता है, तो इसीलिए हम लोग पूछा हुआ क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी हम लोग को पता चल जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बीएससीबी 2025 में जितने सारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं और हम लोग सब देखने वाले हैं क्या, सब देखने वाले हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और आज का जो ये जो क्लास रहेगा वो हिंदी मीडियम के जितने सारे स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए रहेगा। इसके बाद में इसी चैप्टर का इंग्लिश मीडियम में हम वीडियो बना देंगे, तो जितने सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वहां से वो वीडियो देखकर अपना PYQ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई बिना समय खराब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, अभी हम लोग किसको कवर करने वाले हैं, तो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं, तो उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कलर चेंज कर देते हैं, रेड लगा लेते हैं, अच्छा रहेगा, कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन पहले होता क्या है आपको पता होगा, जब किसी जीव का शरीर विभाजित होके दो नए एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं द्विखंडन। तो अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी होता है द्विखंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी दोनों। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, यानी कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो सूक्ष्म प्रजनन में संभव है अलैंगिक जनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा होता है तब ये कहा जाता है। जब संतान का उत्पत्ति केवल एक पेरेंट के द्वारा, केवल एक जनन के द्वारा होता है तो उस जनन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस जनन को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक शामिल होते हैं और लैंगिक जनन में जो है 2 जनक शामिल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व बी। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। कई बार बहुत बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में कितनी संख्या होती है गुणसूत्र का, कई बार पूछा गया है। अगर मानव के आपके शरीर में पूछ दे तो मानव के शरीर में जो है, मानव का शरीर में होगा 46, लेकिन मानव के युग्मकों में पूछ दे, शुक्राणु में पूछ दे या अंडाणु में पूछ दे तो उसमें 46 का होता है आधा, तो उसमें कितना होगा 23, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है,
अदरक में कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, किसके द्वारा होता है? यहाँ पूछा गया है कि आदि के अंदर कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आदि के अंदर जो है कायिक परिवर्धन होता है किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा होता है। वही अगर आलू का पूछता तो आलू का बोलते क्या? आलू का बोलते ट्यूबर। अगर वही प्याज का पूछता तो प्याज का क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बल्ब। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन था पहला जो पूछा जा चुका है और ये हम लोग जो है इसको खत्म किए। आइए अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो यानी कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा पौधा है जिसके शरीर में जो है अगुणित, यानी जिसके शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है n होता है, आधा होता है। तो शैवाल के अंदर भी जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, कवक के अंदर भी होती है और ब्रायोफाइटा के अंदर भी होता है। ये सभी क्या होते हैं? इन सभी का शरीर होता है n। क्या होता है भाई? इन सभी का शरीर होता है n। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सारा क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से आपका डाउट जो है हम देख लेंगे। ठीक है, फिर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, पादप में एम्फीबिया उभय स्थानी किससे संबंधित है? अच्छा, सबसे पहले आपको यह समझना है एम्फीबिया उभय स्थानी क्या है, यानी कि पौधा में वो कौन ऐसा ग्रुप है जो उभय स्थानी है, यानी जो जल में भी रहता है और जो स्थल में भी रहता है। जल स्थल दोनों पे पाए जाने वाले जो पादप है उस ग्रुप का नाम क्या है? तो जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा वो एक ऐसा ग्रुप है पौधा का जो स्थल में भी पाया जाता है, जो जल में भी पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? शैवाल तो होगा नहीं, कवक तो होगा नहीं, टेडोफाइटा होगा नहीं, ब्रायोफाइटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 8वां नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं होता? इसमें देखिए एग्जाम में सबसे मेन चीज ये होता है कि हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और लास्ट में नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर नहीं पर ध्यान अगर आप नहीं दीजिएगा तो समझिए कि आपका जो है सारा करा धारा सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी यहाँ पे एक लिंगी पूछा गया है। ठीक है, तो फीता कृमि ये भी उभयलिंगी होता है, केंचुआ भी उभयलिंगी होता है, जोक भी उभयलिंगी होता है, घरेलू मक्खी जो है ये होता है एक लिंगी। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है मेरे भाई? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? बहुत इजी क्वेश्चन और कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन के द्वारा जनन जो है हम लोग को देखने को मिलता है 2 जीव में, एक है हाइड्रा और एक है ईस्ट यानी खमीर। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है केवल ईस्ट, इसीलिए ईस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। पैरामीशियम में होता है द्विखंडन, पेनिसिलियम में होता है कोनिडिया के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अंड प्रजक है, निम्नलिखित में से कौन है जो अंडा देता है? अंडा, बच्चा नहीं देता, अंडा देता है। ठीक है, तो मुर्गी भी अंडा देता है भाई, उसके अलावा सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। तो ये सभी जीव जो है अंड प्रजक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो यहां तक 10 क्वेश्चन था जिसको हम डिस्कस किए। आइए अभी और क्वेश्चन बाकी है, सबको देखेंगे काफी अच्छे तरह से। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन से कौन एक लिंगी है? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? ठीक है, कौन एक लिंगी है, ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एक लिंगी पूछा है। देखिए सरसों भी होता है द्विलिंगी, गुड़हल भी होता है द्विलिंगी, पपीता जो है वो एक लिंगी होता है, पौधा भी एक लिंगी होता है और पुष्प भी जो है एक लिंगी पुष्प को ही उत्पन्न करता है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पेनिसिलियम उत्पन्न करता है। तो पेनिसिलियम क्या उत्पन्न करता है? मोटोस्पोर और जो है मियोस्पोर। ठीक है,
इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ठीक है, उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समयुग्मक पाया जाता है। अब समयुग्मक किसे कहते हैं, ऐसा युग्मक जो देखने में बिल्कुल एक जैसा हो, शुक्राणु अंडाणु दोनों जो है देखने में अलग अलग होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका नर वाला युग्मक और मादा वाला युग्मक दोनों में आप अंतर नहीं कर सकते हैं, तो वैसे युग्मक को कहते हैं समयुग्मक। तो समयुग्मक किसमें पाया जाता है, तो भाई देखिए मेंढक में समयुग्मक नहीं होता है, उसके अलावा फ्यूकस में भी नहीं होता है, पक्षी में भी नहीं होता है। क्लैडोफोरा, ये जो है क्लैडोफोरा है। क्लैडोफोरा एक ऐसा जीव है जिसका नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक जैसा होता है, दोनों को देखने पर आप अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम में कैसा होता है द्विविखंडन, तो आइए समझते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए पैरामीशियम जो है एक चप्पल के आकार का जीव है, चप्पल के आकार का जीव है जो ऐसा देखने को मिलता है। पैरामीशियम ऐसे विभाजित होता है, ऐसे, तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स जो है बाइनरी फिजन, और ट्रांसफर्स का होता है अनुप्रस्थ। ठीक है, तो पैरामीशियम में जो है अनुप्रस्थ द्विखंडन जो है देखने को मिलता है, यानी कि पैरामीशियम ऐसे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा जीव है जो पूरे अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। तो भाई देखिए लीची आम आप देखते हैं कि हर साल जो है जब इसका आता है सीजन तो फूल खिलता है, फल भी होता है। स्तनधारी हम लोग है, क्या हम लोग जीवन में क्या एक ही बार करते हैं, अरे हम लोग तो भाई हम लोग ऐसे जीव हैं कि अगर अपना बस चले तो लाइन लगा दे। ठीक है, तो ये नहीं है। उसके अलावा पक्षी और स्तनधारी ये भी अपने जीवन काल में एक बार नहीं कई बार करते हैं। तो इसका आंसर बस बचता है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस। बांस जो है 50 से 100 साल में, 50 से 100 साल में, ठीक है, 50 से 100 साल में केवल एक बार जो है पुष्प देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन पौधा में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रजनन के लिए जो है जिम्मेवार नहीं है। तो भूस्तरीय तो भाई होता है, सलकंद भी होता है, प्रकंद भी होता है। मुकुलन जो है ये कायिक प्रसार के लिए जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा और ईस्ट जो है ये क्या करता है, जनन का क्रिया करता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है। द्विगुणित यानी कहने का अर्थ है 2n, इसमें से कौन है, तो अंडाणु होता है n, भ्रूणपोष जो है ये भी होता है n, यहाँ पे जो है युग्मनज होगा, यहाँ पे युग्मनज। और युग्मनज एक ऐसी संरचना है जो शुक्राणु और अंडाणु दोनों के मिलने से बनता है, और ये होता है 2n। ठीक है, तो ये जो युग्मनज है ये क्या है, द्विगुणित संरचना है। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य पुरुष में पूछा गया है। तो पुरुष में भाई, पुरुष में क्या होता है, पुरुष में भाई सिंपल सा बात है, मनुष्य में कितना होता है गुणसूत्र 46। लेकिन वह आपसे अगर नर का पूछ दे तो नर में कितना होगा 44 प्लस XY। वही अगर आपसे कोई पूछ दे मादा में बता दीजिए, तो आप क्या बताइएगा भाई, यहां बताइएगा x प्लस x प्लस 44। ठीक है, तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा 44 प्लस XY। ठीक है, 44 प्लस XY। ठीक है, क्योंकि 44 और 2 46 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी माने क्या होता है, ऐसा पौधा जो कीटों को पकड़ पकड़ के खाता हो, वैसे पौधे को कहते हैं कीटभक्षी पौधा। तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा पौधा है जो कीटों को पकड़ के खाता है, तो ड्रोसेरा, उसके बाद में नेपेंथिस, ये दो ऐसे पौधे हैं जो कीटों को पकड़ के खाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में जो है, उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? निम्न में से कौन जो है उभयलिंगी प्राणी है? निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी का अर्थ क्या होता है भाई? एक सेकेंड, यहां पूछा गया है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी यानी कहने का अर्थ ये है ऐसा जीव जिसके एक ही शरीर में नर और मादा दोनों भाग देखने को मिले उसको बोलते हैं उभयलिंगी। तो देखिए भाई सिंपल सी बात है, मुर्गी एक लिंगी होता है, सांप भी एक लिंगी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो केचुआ है, केचुआ एक ऐसा प्राणी है जो कैसा होता है भाई, जो उभयलिंगी देखने को मिलता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, केंचुआ। फिर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष रह जाता है, समाप्त नहीं होता है, वैसे बीज को क्या कहते हैं? तो वैसे बीज को कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड, इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष रह जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? उसको कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। देखिए एंडोकार्पिक, उसके बाद में एपोकार्पिक, ये तीनों शब्द जो है देखने में एक जैसा है, लेकिन आपको याद रखना है इंडोस्पर्मिक ऐसा सीड है, ऐसा बीज है जिसमें जो है भ्रूणपोष रह जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता, ऐसा पौधा जो जलीय वातावरण में देखने को नहीं मिलता है। तो भाई इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी के बारे में पता नहीं है तो आपको बबूल को तो पता है ही। बबूल एक ऐसा पौधा है जो आपको जहां पे बहुत कम मात्रा में जल रहता है वहां पर देखने को मिलता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? अच्छा, युग्मक कैसे होते हैं? युग्मक कैसे होते हैं? तो युग्मक होते हैं एन, युग्मक एन होते हैं, यानी उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी देखने को मिलती है। और एन को क्या कहते हैं? एन को कहते हैं हैप्लॉइड। तो युग्मक कैसे होते हैं? युग्मक होते हैं हैप्लॉइड यानी कि एन, ठीक है। और पॉलीपोलाइडी यानी बहुत सारा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि युग्मक हमेशा होते हैं हैप्लॉइड। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन यानी कहने का अर्थ है कि बिना निषेचन के जो है बीज बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसे पौधों में? सरसों में तो भाई फूल खिलता है, यहां भी होता है निषेचन। साइट्रस एवं आम में यहां भी होता है निषेचन। तो लेकिन एस्टेसिया और घास ये ऐसे पौधे के प्रजाति है जहां पे बिना निषेचन हुए ही जो है बीज बन जाता है, जिसको कहते हैं असंग जनन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? फिर 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? वही पूछा गया है कि निम्न में से कौन द्विगुणित यानी 2n है? अंडाणु होता है n, उसके अलावा भ्रूणपोष कैसा होता है भाई? ये भी जो है ये भी n होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है युग्मनज कैसा होता है? युग्मनज देखने को मिलता है 2n। तो भाई ये क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से किस में जल परागण होता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है जल के द्वारा होता है परागण, ठीक है। तो देखिए भले ही जलकुंभी जल में रहता है, लेकिन जलकुंभी जैसे मान के चलिए पानी है, ये पानी, तो इस पानी के ऊपर जलकुंभी का फूल खिलता है, तो इसमें जल के द्वारा तो परागण होगा नहीं। कमल में भी क्या होता है? भले कमल जल में रहने वाला पौधा है, लेकिन इसमें परागण जो है जल के ऊपर ही होता है। तो जलकुंभी और कमल के अंदर कीट और हवा के द्वारा होता है परागण। लेकिन हाइड्रीला एक ऐसा पौधा है, ठीक है, हाइड्रीला एक ऐसा पौधा है जिसमें परागण किसके द्वारा होता है? जिसमें परागण होता है जल द्वारा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विगुणित क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? अंडा क्या द्विगुणित है? नहीं, अंडा तो अगुणित है, ये n होता है। पराग क्या है? ये भी अगुणित है, ये भी n होता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। युग्मनज शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बनते हैं, इसीलिए युग्मनज क्या होता है?
युग्मनज होता है द्विगुणित, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, ऐसा फूल जो वायु के द्वारा परागन जिसके अंदर देखने को मिलता है वो कैसे होते हैं। तो जो वायु के द्वारा होंगे परागन जिसमें देखने को मिलेगा वो उतने रंग बिरंगी होंगे नहीं, उसके अलावा वो उतने बड़े होंगे नहीं, ठीक है, और उसमें कोई सुगंध देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वायु द्वारा परागित जो फूल होते हैं वो आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि हवा को क्या आकर्षित करना, हवा तो खुद ही जो है निर्जीव चीज है। तो ये जो है छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निषेचन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है निषेचन? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। और शुक्राणु अंडाणु के मिलते क्या है, शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक, ये जब ये दोनों आपस में मिल जाता है तो इसी को कहते हैं निषेचन। ठीक है, तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, यही इसका सही आंसर है। अंडा का और नर का न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं तो इसी को कहते हैं निषेचन। ठीक है, बाद बाकी ये जो है अंडा और सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको नहीं बोलते हैं निषेचन। उसके अलावा अंडा तथा जो है सिनर्जिड, इसको भी नहीं बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? तो ऐसा परागन जो हवा के द्वारा हो, जिसमें हवा क्या करे, परागकण को उठाकर स्त्री के तक पहुंचाए। अगर परागन हवा के द्वारा हो रहा है तो इसको कहते हैं एनीमोफिली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मध चक्र यानी कि स्ट्रस साइकिल जिसमें देखने को मिलता है। बंदर में क्या होता है, बंदर में होता है ऋतुस्राव, मनुष्य में भी क्या होता है ऋतुस्राव, ए और बी तो होगा नहीं। गाय, कुत्ता, बकरी, ये सब ऐसे जीव है जिसके अंदर मध चक्र देखने को मिलता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, इमैकुलेशन किससे संबंधित है? इमैकुलेशन कहते किसे हैं? जब फूल के नर वाले भाग को काट के अलग कर देते हैं तो इसको कहते हैं इमैकुलेशन। इमैकुलेशन करते क्यों है? इमैकुलेशन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि क्रॉस पोलिनेशन कराया जा सके, संकर कराया जा सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्या भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा संकर के लिए। ठीक है, संकर माने होता है क्रॉस करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया है, प्याज में परिवर्धन होता है। प्याज में परिवर्धन यानी किसके द्वारा प्याज में परिवर्धन होता है? तो पत्तियों द्वारा किसमें होता है? ब्रायोफिलम में होता है। प्रकंद द्वारा भाई जो है इसमें होता है, बीज द्वारा नहीं होता है। बल्ब द्वारा, बल्ब के द्वारा जो है प्याज में परिवर्धन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी बुक में इसका टॉपिक नहीं मिलेगा, तो ओवेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न हो तब कहलाता है। देखिए, अगर मान के चलिए ये नर है, ठीक है, ये नर है, ये मादा है, दोनों का आकृति एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो भाई इसको क्या दोनों क्या देखने में एक जैसे हैं? नहीं है। तो जब दोनों देखने में एक जैसे नहीं होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग कहते हैं यौन द्विरूपता, यानी ठीक है, यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, कथन 1, साइकस एक लिंगी पौधा है। ठीक है, तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें नर तथा मादा संरचना अलग अलग पौधे में पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। तो अब इनके हिसाब से आंसर देना है। दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या करता है, ये बात, यही इसका सही आंसर होगा।
क्योंकि साइकस जब एक लिंगी पौधा है, एक लिंगाश्रयी पौधा है, तो अलग अलग जो है पौधे में ही अलग अलग लिंग पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ, और ये इस चैप्टर में पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई कथन एक में क्या है, नर युग्मक अगुणित होता है। नर युग्मक अगुणित यानी कि क्या नर युग्मक n होता है? बात बिल्कुल सही है। कथन 2 में नर युग्मक में 2n संख्या में गुणसूत्र होता है, ये तो सही है, लेकिन ये वाला कथन जो है गलत है। तो आइए देखते हैं, दोनों कथन सही है? नहीं भाई, दोनों कथन सही नहीं है। दोनों कथन सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। अब देखो, व्याख्या नहीं करता, दोनों कथन सही है, यहां भी दोनों कथन सही नहीं है। ठीक है, कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 असत्य है, यही ये सही है भाई। कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन जो 2 बोला गया है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यहां तक ऑब्जेक्टिव, यहां तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कौन कौन सा है जो आपके बोर्ड में इस चैप्टर से अभी तक पूछा जा चुका है, और उन सभी को समझेंगे काफी अच्छे तरह से। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए एकदम लाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइप किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइप किया हुआ नहीं है, तो उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि खुद से हाथ से ही लिख दिए हैं, समय बहुत खराब हो रहा था टाइप करने में, और हाथ से लिखने में जो मजा आता है, तो जो जो काम करने में मजा आता है वही काम तो करने का मन करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आइए मेरे भाई, यहां पर देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, और इस चैप्टर से हमेशा जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करिए। यानी शॉर्टकट में लिखना है कि जीवों में अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जो जनन का वह तरीका जिसमें एक जनक शामिल होता हो, और जिसमें युग्मक बनता हो या नहीं बनता हो, जिसमें युग्मक का निषेचन नहीं होता हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के जनन को कहेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलैंगिक जनन एक प्रकार का जनन का प्रकार है। एकल इसमें प्रकार है, फिर यहाँ पे जो है ये छूट गया है, एकल जनक जीव का उत्पत्ति करता है, यानी इसमें एक जनक ही शामिल होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, निषेचन भी नहीं होता, काफी कम, यहाँ पे कम होगा, काफी कम विभिन्नता उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, सुधारण लिखे। अब देखिए मुकुलन किसे कहते हैं, तो मुकुलन ईस्ट या खमीर में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, खमीर में क्या होता है, पहले छोटा सा एक उभार निकलता है, इसको कहते हैं मुकुल, बर्ड बोलते हैं। धीरे धीरे ये उभार क्या होता है, बड़ा होने लगता है, और जब ये काफी बड़ा हो जाता है तो ये अपने जनक के शरीर से इस तरह से अलग हो जाता है, और 2 जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से उभार निकलता है, उस उभार को मुकुल कहते हैं। उभार धीरे धीरे बड़ा होता है और जनक के शरीर से अलग होकर नया जीव का निर्माण करता है, जैसे ईस्ट खमीर में भी होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रा में भी हम लोग को मुकुलन देखने को मिलता है। ठीक है, आइए भाई, अब भाई हम खुद से लिखे हैं। ठीक है, अपना राइटिंग मैनेज कर लीजिएगा, हम तो बहुत प्रयास किए हैं कि अच्छा से अच्छा लिखे ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है भाई, काम चलाइए इससे भी, ये भी बहुत अच्छा राइटिंग में हम लिखने का प्रयास किए हैं। और
आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने से क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये पीडीएफ भी आपको देना है। क्लोन का या पुंजन का परिभाषा बताइए। एक पुंजन के एक एक लाभ एवं हानि के बारे में लिखे। देखिए पूछा गया है कि क्लोन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होता है उनको हम क्लोन कहते हैं। जैसे एक अमीबा है, वो द्विखंडन किया और करने के बाद में दो बनाया अमीबा, तो जो दो नया अमीबा बनाया है उसको कहेंगे क्लोन, क्योंकि वो अपने जनक से शारीरिक रूप से, इसके अलावा अनुवांशिक रूप से बिल्कुल एक समान होगा। क्लोन का लाभ क्या है कि जनक जैसे ही जीव हमको मिल जाते हैं, ये तो लाभ है। सेकंड, इसका हानि क्या है, तो क्लोन में क्या होता है, काफी कम मात्रा में विभिन्नता उत्पन्न होता है, और जब काफी कम मात्रा में विभिन्नता उत्पन्न होगा तो उस जीव का जैव विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं, जो अपने जनक से आकारिकी एवं अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। क्लोन के लाभ, जनक जैसे संतति प्राप्त होता है। क्लोन के हानि, इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता, जिससे जैव विकास भी नहीं होता, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हम पूरा प्रयास किए हैं कि अच्छा से अच्छा लिखे और आपको समझाएं, ठीक है। चलिए आइए भाई, उसके बाद में भाई, इसके बाद में इसका पहला क्वेश्चन 3 था, फिर 2 था। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विखंडन तथा बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाइए। अब नाम में ही आंसर है, द्विखंडन बहुखंडन। जब कोई कोशिका विभाजित होकर दो नए कोशिका को बनाता है तो उसको कहते हैं द्विखंडन। दूसरी तरफ अगर कोई कोशिका विभाजित होकर दो से अधिक नए कोशिका को बना रहा है तो उसको कहते हैं बहुखंडन। द्विखंडन आपको अमीबा पैरामीशियम में देखने को मिलता है और बहुखंडन आपको देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है। तो देखिए द्विविखंडन खंडन का प्रकार है, ठीक है। द्विविखंडन का थोड़ा गड़बड़ हो गया ये, द्विखंडन, ठीक है। द्विखंडन विखंडन का प्रकार है जिसमें जनक का शरीर दो नए कोशिका में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण होता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। बहुखंडन विखंडन का वह प्रकार है जिसमें जनक का शरीर विभाजित होकर बहुत सारे नए एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको हम बता दिए। फिर हम, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको काफी अच्छे तरह से देखना है, क्योंकि आगे भी इसकी आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में साधारण अंतर स्पष्ट करें, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक में अंतर पूछा है। तो अलैंगिक में क्या होता है, केवल एक जनक जो है, लैंगिक में क्या होता है, दो जनक शामिल होता है, एक नर होता है तो एक मादा होता है। अलैंगिक में क्या होता है, केवल एक जनक शामिल होता है। लैंगिक में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, शुक्राणु अंडाणु बनते हैं। इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे जो युग्मक बनता है उसका निषेचन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे युग्मक ही नहीं बनता तो यहाँ पे कहाँ से होगा निषेचन। ये काफी धीमी प्रक्रिया है, इसमें काफी समय लगता है और ये काफी तेज प्रक्रिया है, काफी स्पीड से होता है, ठीक है। इसमें विभिन्नता उत्पन्न होता है क्योंकि दो नए युग्मकों के मिलने से बन रहा है, ठीक है। इसमें कोई युग्मक है ही नहीं तो इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता। ये हम लोग को मानव में देखने को मिलता है और वो जैसे कि अमीबा में देखने को मिलता है। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल परागन के बारे में उदाहरण सहित लिखे। जल परागन किसे कहते हैं, तो ऐसा परागन जिसमें पराग कोश से स्त्री केसर तक जल के द्वारा लेके जाया जाता है, वैसे परागन को हम लोग जल परागन कहते हैं। जोस्टेरा और जो है वेलिस्नेरिया में ये देखने को मिलता है। परागन का वह तरीका जिसमें पराग कण का स्त्री केसर पर स्थानांतरण जल के द्वारा हो, वैसे परागन को जल परागन कहते हैं, जैसे जोस्टेरा और वेलिस्नेरिया, ठीक है। चलिए मेरे भाई
अब आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं और इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का लेवल अभी तक का कैसा है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मध चक्र और ऋतुस्राव के बारे में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, मध चक्र आपको देखने को मिलता है प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, लेकिन ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुएशन ये कहां पर देखने को मिलता है, प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें इंडोमेट्रियम टूटता है और उसका पुनः अवशोषण हो जाता है। तो इंडोमेट्रियम आप पढ़े होंगे भाई, जो गर्भाशय का जो सबसे जो आंतरिक भित्ति होता है उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। इसमें इंडोमेट्रियम टूट जाता है और उसका फिर से हो जाता है अवशोषण। इसमें क्या होता है, इसमें इंडोमेट्रियम टूटता है और जनन के रास्ते वो शरीर से बाहर निकलता है और ऐसे देखने से हम लोग को लगता है कि रक्तस्राव हो रहा है। तो इसमें इंडोमेट्रियम टूटता है और जनन मार्ग से बाहर निकल जाता है। इसमें रक्तस्राव देखने को नहीं मिलता, हम लोग को मादा जनन तंत्र से कोई रक्त निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा मध चक्र में। लेकिन ऋतुस्राव में क्या होगा, इसमें रक्तस्राव देखने को मिलता है। फिर इसका नेक्स्ट क्या है, अंडो उत्सर्जन के समय ऊष्मा उत्पन्न होता है। मध चक्र में क्या होगा, जब अंडाशय से अंडाणु निकलने वाला होगा तो उस समय ऊष्मा हीट उत्पन्न होगा। लेकिन जो ऋतुस्राव है उसमें क्या होता है, उसमें जब अंडाशय से अंडाणु निकलने वाला होता है तो उसमें कोई हीट उत्पन्न नहीं होता, कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता। इसका एग्जाम्पल जो है लिख देते हैं, उदाहरण जैसे 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 गाय में, ठीक है, गाय में, भैंस में, ठीक है, गाय भैंस और बकरी में, इन सभी में हम लोग को मध चक्र देखने को मिलता है। और ऋतुस्राव किस में देखने को मिलता है, जैसे ये देखने को मिलता है हम लोगों को मानव में। ठीक है, चलिए भाई, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटो एंड्री क्या है। प्रोटो माने होता है पहले, एंड्री से समझिए कि नर जो है नर भाग। ठीक है, तो जो ऐसा फूल जिसमें स्त्री के भाग से पहले पुरुष वाला भाग परिपक्व हो जाए, पहले ही परिपक्व हो जाए, तो वैसे स्थिति को प्रोटो एंड्री कहते हैं। ठीक है, और बात समझ में आ रहा है। तो पूछा गया है प्रोटो एंड्री से आप क्या समझते हैं उसका और इसके क्या लाभ है। जब पुरुष वाला भाग पहले ही परिपक्व हो जाएगा तो क्या होगा, वैसे फूल में स्वपरागण नहीं होगा, वैसे फूल में पर परागण होगा। और पर परागण जो है बहुत लाभदायक है किसी भी पौधा के लिए। जब नर जनन अंग पुकेसर, मादा जनन अंग स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाए तो उस स्थिति को प्रोटो एंड्री कहते हैं। प्रोटो एंड्री स्वपरागण को रोकता है और पर परागण करवाता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई। अब आइए देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कलिका तथा पत्र कलिका का उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित करें। कलिका जो है किसमें बनता है भाई, कलिका बनता है हम लोग का हाइड्रा में बनता है, ईस्ट में बनता है, जिसको मुकुल कहते हैं, और उसके द्वारा वो क्या करता है, जनन का क्रिया करता है। पत्र कलिका किसमें बनता है, प्याज में बनता है। प्याज में ये एक प्रकार का कायिक प्रवर्ध है जिसके द्वारा नए पौधे, जैसे प्याज जैसे नहीं, प्याज नहीं होगा, जैसे अगाव में होता है, अगाव में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कलिका हाइड्रा जैसे जीवों में अलैंगिक जनन करने वाला संरचना है जिसके द्वारा हाइड्रा अलैंगिक जनन करता है। पत्र कलिका एक प्रकार का कायिक प्रवर्ध है जिसके द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है, जैसे अगाव में। ठीक है, तो मेरे भाई यहां तक हम लोग का जो है क्वेश्चन यहां तक था। तो इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक, उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और
हम आपके डाउट को प्रयास करेंगे कि काफी कम समय में और अच्छे से आपको समझा दे। ठीक है, तो ये तो हम लोग का तो फर्स्ट चैप्टर था। क्या सर इसके बाद में जो भी चैप्टर है क्या उसके वीडियो नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। इसके बाद में जो भी चैप्टर बचता है उन सभी का हम लोग जो है PYQ जो पूछा गया है बोर्ड में सबका रिकॉर्ड करेंगे और सबको डालेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से PYQ को करके जाए, ताकि आपको एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस जो है बना रहे, ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर पाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को यानी राहुल बायो को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।